नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी पटवारी परीक्षा 2026 के लिए जीके की आरंभ सीरीज का पार्ट 4 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 4 का जो पहला क्वेश्चन है कि नंदा देवी नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो अगर बात करें इन विच स्टेट इज नंदा देवी नेशनल पार्क लोकेटेड, तो नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो नंदा देवी नेशनल पार्क है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो नंदा देवी नेशनल पार्क की स्थापना 1982 के आसपास हुई थी और इसे जो है वो यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। यूनेस्को बोले तो आपका विश्व धरोहर जो स्थल है उसमें भी शामिल किया गया है। तो यूनेस्को में नंदा देवी नेशनल पार्क को 1988 में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपके पटवारी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये तमाम क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में इसके अलावा और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं और कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो उत्तराखंड में आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये क्वेश्चन भी आपका परीक्षा में बन सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। मेरे भाई, ये जो नेशनल पार्क है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी आपको बिल्कुल याद रखना है। साथियों, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जब ये 1936 में बना था तो उस समय उसका नाम कुछ और ही था। तो उस समय उसका नाम था हैली नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम जब बना था तो क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। इसके अलावा उत्तराखंड में एक और है राजाजी नेशनल पार्क। साथियों, इसके अलावा उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क के अलावा आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है। तो साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एचपी पटवारी परीक्षा 2026 की, क्योंकि अब आपकी परीक्षा बहुत जल्द जो है आपकी, ये मान लीजिए कि अगस्त या सितंबर के बीच में आपकी पटवारी परीक्षा होने वाली है। तो जिन भी भाई बहनों ने पटवारी का एग्जाम भरा था वो बिल्कुल तैयार हो जाए। और हमारा जो क्रैश कोर्स है 399 रुपीज़ मंथ के साथ शुरू हो चुका है। तो जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहता है, 399 बहुत कम एक रेंज है जहाँ पे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग से हमारे पास इस जो पटवारी बैच है इसमें 6 टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप भी भाई बहन हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी आप 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच का हिस्सा आज ही बन जाए, समय रहते बन जाए। 7876145409। साथ में आपको, अगर आप पूरा बैच हमारा 799 का ले रहे हो तो फ्री हैंड रिटन नोट्स और पेपर तक आपको पटवारी का बैच मात्र और मात्र 799 रुपये में मिलने वाला है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं 1000 रुपये के, तो इसमें आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। तो तमाम साथी जुड़ सकता है जिसको भी जुड़ना है, और आज ही जुड़िए क्योंकि अब बहुत कम हमारी लिमिटेड सीटें बची है। 200 सीटें हमारी कुल थी इस क्रैश कोर्स बैच में, जहाँ पे हमारे 170 के आसपास बच्चे हो चुके हैं। अच्छा, बात करें भाई आपका असम की। असम में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। असम में जैसे आपका कई बार पूछा जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क, कि काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपके असम में है और ये फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। वहाँ पे क्या पाया जाता है? आपका एक सींग वाला जो राइनोस होता है वो पाया जाता है। तो एक सींग वाला जो गैंडा है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। उसी प्रकार आपका कई बार पूछा जाता है मानस नेशनल पार्क, कि आपका जो मानस नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है। तो मानस नेशनल पार्क आपका असम में है। आपका मानस के अलावा आपका नामेरी नेशनल पार्क कहाँ पर है? नामेरी भी असम में है। आपका डिब्रू सेखावो, तो डिब्रू सेखावो नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो डिब्रू सेखावो नेशनल पार्क भी असम में है। आपका रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो रायमोना नेशनल पार्क भी आपका असम में है। तो तमाम क्वेश्चन, तमाम बातें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सेखावो नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क, ये तमाम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के असम राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नेशनल पार्क है? तो भारत के मध्य प्रदेश जो राज्य है वहाँ पर सबसे अधिक नेशनल पार्क स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय पुरातत्व के जनक के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ आर्कोलॉजी। देखिए, आर्कोलॉजी के जो फादर है, भारतीय पुरातत्व के जो जनक है वो आपके कौन है? वो है आपकी अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे भाई, अलेक्जेंडर कनिंघम की जब हम बात करें तो इनके द्वारा जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो है वो क्या की गई थी? स्थापना हुई थी। तो और तब अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका पहला महानिदेशक बोले तो आपका डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। तो 1861 में क्या हुआ? तो
तो 1861 के आसपास मेरे भाई जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, आपका भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है, उसकी स्थापना होती है और अलेक्जेंडर कनिंघम साहब को उसका पहला डायरेक्टर जनरल, पहला महानिदेशक बनाया जाता है। ये बात आपको डिटेल से, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। उसी प्रकार आपका और भी बहुत सारे नाम हैं यहाँ पे, जैसे कि लॉर्ड वेल्जली। लॉर्ड वेल्जली वही जो कि 1798 से लेकर 18, ये वेल्जले है, लॉर्ड वेल्जले या लॉर्ड वेल्जली दोनों चलेगा। 1798 से 1805 के बीच क्या रहता है, भारत का गवर्नर जनरल रहता है। ये वही बंदा है लॉर्ड वेल्जली जिसने क्या चलाया था, तो इसमें लॉर्ड वेलेजली आप कभी पढ़ते हैं, ये वही बंदा है जिसने सहायक संधि चलाई थी। क्या चलाई थी? सहायक संधि। हैदराबाद जो रियासत है, सहायक संधि इसने चलाई थी, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। उसी प्रकार आपका सर जॉन शोर, तो ये भी एक भारत के गवर्नर जनरल ही रहे थे 1793 से 1798 के बीच। इन्होंने हस्तक्षेप की नीति लाई थी, ठीक है। सर विलियम जोन्स कौन है? तो सर विलियम जोन्स आपके दिमाग में आ ही रहा होगा। तो ये आपके इनके द्वारा जो है, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है उसकी स्थापना की थी आपके सर विलियम जोन्स ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा है चार्ल्स जोन्स, तो देखिए ये चार्ल्स जोन्स नहीं है, ये सर विलियम जोन्स हो सकते हैं। तो चार्ल्स जोन्स तो कोई ज़्यादा फेमस नहीं है। चलिए, आपके कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके हिस्ट्री के फादर कौन है। बेसिक क्वेश्चन आता है कभी कि फादर ऑफ हिस्ट्री, आपके इतिहास के जनक, भारतीय इतिहास के जनक, तो हम कहेंगे हेरोडोट्स। क्या कहेंगे आपका? कई बार पूछा जाता है आपका हेरोडोट्स जो है वो क्या है, तो हेरोडोट्स जो आपके इतिहास के पिता है, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। आपका भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक जो है, अगर मैं कहूँ तो आपका फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजी इन इंडिया, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये मैंने अपनी क्लास में पढ़ा रखा है, जो हमारी पटवारी की क्लास होती है वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है वो क्या है आपके, इनके द्वारा जो यहाँ पे पाषाणकालीन सभ्यता का पता लगाया गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। ये तमाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है? तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक कई बार पूछा गया है, तो उनका नाम है राजा राम मोहन राय। तो हड़बड़ाना नहीं है, आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। पटवारी परीक्षा में अगर पूछे जाएंगे तो राजा राम मोहन राय आपके क्या है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक है। आपके भारतीय राष्ट्रवाद के पिता, भारत में जो राष्ट्रवाद के पिता है वो आपके, माफ़ी चाहूँगा साथियों, तो भारतीय राष्ट्रवाद के जो पिता है वो बाल गंगाधर तिलक है, या कहीं पे जो है वो राजा राम मोहन राय भी आ जाता है। और साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। देखिए प्रायद्वीप की बात हो रही है और विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो आपका अरब प्रायद्वीप है। अच्छा भाई, अरब प्रायद्वीप क्या होता है, आपका पेनिनसुला क्या होता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा। आपने बोला कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपका अरब प्रायद्वीप है, लेकिन प्रायद्वीप क्या होता है? तो भूमि का एक ऐसा भाग होता है जो तीन तरफ से आपका पानी या समुद्र से घिरा होता है, उसको केवल एक तरफ से भूमि होती है और तीन तरफ से क्या होता है, आपका जल होता है, तो उसी को पेनिनसुला, उसी को हमारा प्रायद्वीप बोलते हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो ये तमाम क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जो अरब प्रायद्वीप है अगर वो सबसे बड़ा है तो वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? वो 3.25 मिलियन, या इसको बोलेंगे आपका 32,50,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला है आपका कौन सा प्रायद्वीप? आपका अरब प्रायद्वीप। मेरे भाई अरब प्रायद्वीप की बात करें तो जो अरब प्रायद्वीप है वो आपका तीनों तरफ से पानी से घिरा है, ठीक है। पश्चिम में लाल सागर से घिरा है, तो पश्चिम में क्या है, लाल सागर है। आपका जो दक्षिण पूरब में है, दक्षिण पूरब ये वाला एरिया होता है, यहाँ से जो है अरब सागर और अदन की खाड़ी है, ठीक है। उसी प्रकार आपका जो अरब प्रायद्वीप है वो आपका उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व हो गया ये वाला एरिया, ठीक है। उत्तर पूर्व ये वाला एरिया, ठीक है। उत्तर पूर्व में जो है फारस की खाड़ी या ओमान की खाड़ी से घिरा है। तो तमाम बातें आपको जो मैं बता रहा हूँ ना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो अरब की खाड़ी है वहाँ पे आसपास कौन कौन से देश आते हैं उनकी हम बात ज़्यादा नहीं करेंगे। अच्छा, क्रीमिया प्रायद्वीप की बात करेंगे। क्रीमिया प्रायद्वीप क्या है? तो ये पूर्वी यूरोप में काला सागर और काला सागर के उत्तर में स्थित एक प्रायद्वीप है। तो याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है मेरे भाई, ये क्वेश्चन परीक्षा में बन सकता है। अच्छा, क्वेश्चन परीक्षा में कैसा बनेगा कि जो क्रीमिया प्रायद्वीप है वो पूर्वी यूरोप में काला सागर के उत्तर में स्थित एक प्रायद्वीप है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, तस्मान प्रायद्वीप की जब बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित एक छोटा प्रायद्वीप है। ये क्वेश्चन भी आपको जरूर याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म है? अगर बात करें सोनालिका और कल्याण सोना की तो ये आपकी
गेहूं की किस्म है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, सोनालिका और जो कल्याण सोना है वो गेहूं की उच्च उपज देने वाली, जो अगर मैं हाईब्रिड वैरायटीज़ कहूँ तो ये दो किस्में हैं। और इसे भारत में जो सोनालिका और कल्याण सोना है, इसे भारत में जो है वो 1963 में भारत में पेश किया गया था, जिससे गेहूं का जो उत्पादन है वो भी बढ़ गया था। अच्छा, गेहूं की कुछ किस्मों की बात करता हूँ। तो एक तो आपका सोनालिका है, आपकी कल्याण सोना है, आपकी और भी गेहूं की बहुत सारी किस्में हैं। ठीक है, तो ये तमाम किस्में आपको गेहूं की याद रखनी है। ठीक है, चावल की बात करता हूँ तो चावल बासमती भी होते हैं, आपका जया है, रत्ना है। तो जया और रत्ना जो है वो क्या है, आपका एक राइस का जो है वो क्या है, कि क्वेश्चन पूछा गया है, एक जया है एक रत्ना है। तो जया और रत्ना आपकी क्या है, अत्यधिक लोकप्रिय हुई थी आपकी हरित क्रांति के दौरान। चावल की दो किस्में, जया और रत्ना। इसके अलावा स्वर्णा, स्वर्णा भी एक बहुत ही लोकप्रिय चावल की किस्म है। आपका गोविंदो भोग, गोविंदो भोग, ये गोविंदो भोग और कतरनी, तो गोविंदो भोग और कतरनी ये भी चावल का गोल्डन राइस आपने सुना ही होगा, जिसमें जो है वो विटामिन ए की जो प्रचुर मात्रा होती है वो गोल्डन राइस में क्या होता है, विटामिन ए होता है। अच्छा, बात करें आपका, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका, तो चलिए जी अगले क्वेश्चन का खंगालते हैं। किस वर्ष भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान ने कार्य करना प्रारंभ किया था? इन विच ईयर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी स्टार्टेड फंक्शनिंग। देखिए, जो भारतीय उच्च संस्थान ने जो कार्य करना प्रारंभ किया था वो लगभग लगभग 1965 के आसपास प्रारंभ कर दिया था। देखिए, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, इसकी स्थापना जो है वो भारत के जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1964 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की थी। क्योंकि इससे पहले जो है वो जब ये इस संस्थान का उद्घाटन हुआ था तो ये औपचारिक उद्घाटन इसका भारत के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके द्वारा किया गया था। और इसी दिन से जो है इसने 20 अक्टूबर 1965 से इसने कार्य करना शुरू किया था। मेरे भाई, जो ये आपका जो एडवांस स्टडी है वो शिमला के समरहिल में है, और शिमला में भी एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है ऑब्जर्वेटरी हिल्स। ऑब्जर्वेटरी हिल्स का मतलब है ऑब्जर्वेटरी पहाड़ियाँ जो है शिमला में, वहाँ पर पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि शिमला में एक पहाड़ी है जिसका नाम है आपका ऑब्जर्वेटरी पहाड़ी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। आपको ये महादेव की कृपा से तमाम बातें याद रखनी है कि जो ऑब्जर्वेटरी हिल्स है उसी हिल्स में आपका क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है, उसी हिल में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है। मेरे भाई, जब ये इमारत बनी तब ये पहले राष्ट्रपति निवास था। उससे जब ये राष्ट्रपति निवास था तो याद रखना है कि उस समय इसका नाम कुछ और था। उस समय इसका नाम था वॉइस रीगल लॉज। क्या नाम था? वॉइस रीगल लॉज। आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। देखिए, इसे जो है वो बनाया गया था, तो इसका निर्माण जो है 1888 में पूर्ण हुआ था। ये बात आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और स्वतंत्रता के बाद भारत की राष्ट्रपति का ये ग्रीष्मकालीन निवास रहा है, जैसे बाद में सर्वपल्ली जो राधाकृष्ण है उनके सुझाव पर जो है वो उच्च अध्ययन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी बनाया गया था। तो तमाम बातें आपको बेहतरीन तरीके से, तमाम बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। देखिए, जो भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ रहे हैं कि क्या पहले था, कैसे कैसे बना, तो हर एक बात हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और इसका जो डिजाइन तैयार किया था, इसका जो मुख्य आयुक्त जो आर्किटेक्ट था वो था आपका हेनरी इरविन। क्या था? हेनरी इरविन था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और जो आपकी एडवांस स्टडी है उसको इंडो गॉथिक या जैकोबिन शैली का एक शानदार नमूना है। तो क्या शैली है आपका? तो ये जो भवन है वो इंडो गॉथिक और जैकोबिन दोनों शैलियों से बना है आपका, और निर्माण हुआ है 1884 से 1888 के बीच, जब भारत में लॉर्ड डफरिन साहब थे। तो लॉर्ड डफरिन साहब के बाद बनाई गई, इनके समय बनाई गई एडवांस स्टडी, जब लॉर्ड डफरिन साहब थे 1884 से 1888 के बीच। और कौन सी शैली है? इंडो गॉथिक या जैकोबिन शैली। दोनों शैलियाँ आपको याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ कुक्का आंदोलन किस राज्य में आयोजित किया गया था? देखिए, जो ब्रिटिश शासन है उसके खिलाफ जो कुक्का आंदोलन है वो पंजाब में आयोजित किया गया था। देखिए, कुक्का आंदोलन की जो शुरुआत है वो पश्चिमी पंजाब में 1840 के आसपास हुई है। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपको बताऊंगा जो कि आपने किताबों में भी बहुत कम सुने होंगे। मेरे भाई, 1840 में आपका जो कुक्का आंदोलन है उसकी शुरुआत हो गई थी, और कहाँ हुई थी? आपके पश्चिमी पंजाब में हुई थी। इसकी जो नींव है, जो ये कुक्का आंदोलन है मेरे भाई, इसकी जो नींव है वो किसके द्वारा रखी गई थी? तो इसकी जो नींव है वो रखी थी आपके किसने? तो वो रखी थी आपके सिंहा साहब, या फिर आपका नींव जो रखी थी वो रखी थी भगत जवाहरमल। तो भगत जवाहरमल और उनके शिष्य बालक सिंह ने जो है इसकी नींव रखी थी। और इसे नामधारी आंदोलन, या इस आंदोलन को नामधारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो कुक्का आंदोलन का एक अन्य नाम है
नामधारी आंदोलन। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि कुक्का आंदोलन का अन्य नाम क्या है। तो कुक्का आंदोलन का अन्य नाम आपका नामधारी आंदोलन है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। देखिए, शुरुआत में ये सिख धर्म की जो व्याप्त बुराइयां थी, अंधविश्वास थे, कुरीतियाँ थे, उनको समाप्त करने के लिए एक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। लेकिन इसने एक राजनीतिक स्वतंत्रता संग्राम तब पकड़ा जब अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर कब्जा करने के बाद ये आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन में बदल गया था। तो जिसका मुख्य उद्देश्य एक ही था कि अंग्रेजों को पंजाब से बाहर निकालना है। ठीक है, तो याद रखना है सतगुरु राम सिंह जो कि इन्होंने भी इस आंदोलन की जो है वो कमान संभाली थी। तो ये तमाम बातें आपको डिटेल से याद रखना है। और इसका नाम कुक्का आंदोलन क्यों पड़ा, क्योंकि इस आंदोलन के जो भक्त हैं वो पूजा अर्चना के दौरान एक विशेष उच्च स्वर में चीखते थे, गाते थे, जिसे कुक आवाज़ जो कहा जाता था। इसी कारण इसे जो कुक्का आंदोलन कहा। तो ये तमाम बातें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है पावना विद्रोह कब हुआ था। तो पावना जो विद्रोह है वो हुआ था आपका बंगाल में 1873 से 1876 के बीच। दो चार विद्रोह मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो पावना विद्रोह आप बंगाल में हुआ है। उसी प्रकार आपका मोपला विद्रोह कब है। तो मोपला विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मोपला विद्रोह। और जब भी हम बात करें मोपला विद्रोह की, तो मोपला जो विद्रोह है वो आपका कब हुआ है। तो मोपला विद्रोह जो आपका हुआ है वो 1921 में हुआ है। और जब ये मोपला विद्रोह की बात करें तो ये केरल, कहाँ पे हुआ है आपका केरल में आपका मोपला विद्रोह हुआ है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। अली मुसलियार के नेतृत्व में आपका मुंडा विद्रोह जो है 1899-1900 के आसपास झारखंड में हुआ था, छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था। और बिरसा मुंडा का नाम आप जानते ही है, ये आपके मुंडा आंदोलन के जो है वो मुख्य नेता थे। उसी प्रकार आपका कई बार आपसे पूछा जाता है कि बहावी आंदोलन कहाँ हुआ था। तो बहावी आंदोलन आपका पटना में। और सैयद अहमद बरेलवी जो है वो क्या थे, तो ये आपके नेता थे। तो तमाम बातें आपको बेहतरीन तरीके से ये डिटेल से याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा था। तो अगर बात करें हिमाचल प्रदेश का ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसका लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा था, तो वो आपका हमीरपुर था। मेरे भाई क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमीरपुर जिला है उसका साक्षरता दर कितना था। तो हमीरपुर जिले का जो साक्षरता दर है वो 82.80% था। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हमीरपुर जिले का साक्षरता दर सबसे अधिक था। अच्छा, माफ़ी चाहूँगा, 82.80% तो हिमाचल प्रदेश का था, टोटल हिमाचल प्रदेश का 2011 के अनुसार। लेकिन हमीरपुर का कितना था, तो हमीरपुर का जो है वो 88.15% क्षेत्र आपका साक्षरता दर था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना। और पूरे हिमाचल का मैंने बता ही दिया पहले ही 82.80%। अच्छा, हमीरपुर का साक्षरता दर सबसे ज़्यादा था। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे कम साक्षरता दर किस जिले का था। तो सबसे कम लिटरेसी रेट जो है वो एक ही जिला था जिसका नाम था आपका चंबा में 2011 में सबसे कम पढ़े लिखे लोग 72.17%। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। ये तमाम क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तमाम क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को डिटेल से और बेहतरीन तरीके से याद रखना पड़ता है। तो मेरे साथ ही ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए इन सभी क्वेश्चन को आपने डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। साथियों, अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं पटवारी बैच के साथ तो जय श्री गुल महाराज, हर हर महादेव, राधे राधे।